हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एग्जामोफोबिया। आई एम धर्मेंद्र सिंह। मैं आपके लिए डेली करंट अफेयर एनालिसिस लेके आता हूं जो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकती हैं। और इसी सीरीज़ में हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज का करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं, कल था 1 जुलाई 2020, तो 1 जुलाई को मनाया जाता है वर्ल्ड डॉक्टर डे। ठीक है, तो आज का पहला करंट अगर हम चलते हैं तो पहला करंट है ड्रीम केरल प्रोजेक्ट। ड्रीम केरल प्रोजेक्ट, जैसा कि आप लोग जानते हैं, कोविड-19 के कारण प्रत्येक स्टेट ने अपने यहाँ के लोगों की वित्तीय स्थिति को बेहतर करने के लिए, उनके इंडस्ट्री को बेहतर करने के लिए, प्रवासी मज़दूरों के लिए, प्रवासी आए लोगों के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। तो वैसी ही एक प्रवासी लोगों के लिए योजना शुरू की गई है केरल सरकार द्वारा। केरल सरकार ने प्रवासी मज़दूर, प्रवासी लोगों के लिए एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। उस प्रोजेक्ट का नाम रखा गया है ड्रीम केरल प्रोजेक्ट। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि केरल में भारत के सबसे ज़्यादा प्रवासी, विदेशों में काम करने वाले, खाड़ी देशों में काम करने वाले लोग आए हुए हैं कोविड-19 के कारण, और उनका विश्व में आई मंदी के कारण लगातार यहाँ पर भारत में आना लगा हुआ है। तो उन्हीं लोगों को उनकी योग्यता के अनुसार, उनके स्किल के अनुसार रोज़गार मुहैया कराना और उनकी जैसी योग्यता है उस हिसाब से केरल में एक इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट तैयार करने के लिए केरल के मुख्यमंत्री ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, ड्रीम केरल प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट में अगर हम मेन फीचर्स के बारे में जानें तो इस प्रोजेक्ट में कुछ टारगेट तय किए गए हैं। तो इसका एक सबसे बेहतर टारगेट जो है वो है इस प्रोजेक्ट को अगले 100 दिनों तक सफल बनाने का काम लाया गया है। यानी नेक्स्ट 100 डेज वी विल कम्प्लीटली सक्सेसफुल दिस प्रोजेक्ट। कैसे हम कम्प्लीटली सक्सेसफुल करेंगे, इसके लिए मुख्यमंत्री विजयन ने एक पूरी रूपरेखा तैयार की है और वहाँ के ब्यूरोक्रेट्स इस रूपरेखा को इम्प्लीमेंटेशन में तेज़ी से लगे हुए हैं। तो इसी प्रोजेक्ट को अगर हम देखते हैं तो इसका हमारा अनिवासी भारतीयों के केरल आने पर उनके लिए मुख्यमंत्री द्वारा शुरू किया गया अभियान। ठीक है, यानी इस प्रोजेक्ट में ड्रीम केरल बनाने का एक काम किया गया है और इसमें इन अनिवासी प्रवासियों को, अनिवासी भारतीयों को बसाने के लिए और उन अनिवासी भारतीयों के पुनर्वास के लिए यह कार्यक्रम शुरू किया गया है। और इसके अलावा इसे अगले 100 दिनों में सफल बनाने की गाइडलाइन भी शुरू की गई हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ, ड्रीम केरल प्रोजेक्ट। और इसमें एक चीज़ ध्यान रखना कि इसमें जैसी आपकी विशेषज्ञता है, जैसी आपकी स्किल है, उन्हीं सारे लोगों को उनके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय नौकरियों में, परिदृश्य में प्रशिक्षित करके उनके लिए रोज़गार उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं अपनी अगली न्यूज़ पर, तो अपनी अगली न्यूज़ है इंटरनेशनल न्यूज़। तो इसमें क्या किया गया है, 1 जुलाई 2020 से नाफ्टा यानी नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एरिया, ठीक है, यानी उत्तरी अमेरिका का फ्री ट्रेड एरिया। जैसा कि आप लोग जानते हैं, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में
आपका कनाडा, आपका यूएसए और आपका मैक्सिको। ये जो 3 स्टेट हैं इनके बीच मार्केट, एक साझा मार्केट यूरोपीय यूनियन जैसा बना हुआ है, और इसी यूरोपीय यूनियन मार्केट की तरह इनका एक कॉमन मार्केट है जिसका नाम है नाफ्टा। तो नाफ्टा के लिए एक नया नाफ्टा 2.0 प्रभावी किया गया है। क्या है हमारी अगली न्यूज़? 1 जुलाई 2020 से नाफ्टा 2.0 प्रभावी, यानी यूएसए, मैक्सिको प्लस कनाडा का कॉमन जो मार्केट है उसको प्रभावी किया गया है। तो अगर हम इसके बारे में देखें तो इसमें तीनों देशों ने अलग अलग हस्ताक्षर किए हैं। तो अलग अलग हस्ताक्षर किए हैं, अलग अलग, जैसे यूएसए के राष्ट्रपति ट्रंप ने, मैक्सिको के राष्ट्रपति ने अलग, और आपके कनाडा के प्रधानमंत्री ने अलग साइन किए हैं। तो यहाँ पर साइन करने के साथ साथ इसको अपना अलग अलग नाम भी दिया गया है इस नए नाफ्टा 2.0 को। ठीक है, तो जैसे यूएसए ने जो समझौता किया है, अमेरिका ने इसे क्या नाम दिया है? अमेरिका ने नाम दिया है इसे USAMCA, यानी यूएसए मैक्सिको एरिया। ठीक है, और कनाडा ने इसे कहा है CUSMA। ठीक है, और मैक्सिको ने इसको कहा है TMEC। ठीक, अलग अलग नाम से इसे डिफाइन किया गया है, हर राज्य देश ने अपने अपने। और अगर हम नाफ्टा के बारे में बात करें तो आज से 26 वर्ष पहले तीनों देशों ने मिलकर एक फ्री कॉमन ट्रेड एरिया बनाया था और कॉमन मार्केट बनाया था, जिससे, जैसे आप लोग जानते हों कि इस्पात के क्षेत्र में, अगर हम बात करें इस्पात के क्षेत्र में, इसमें क्या कहते हैं, कनाडा और अमेरिका के साथ समझौता हुआ, और उसी प्रकार जो ये समझौते धीरे धीरे इसे बढ़ाया गया और इसमें मैक्सिको भी जोड़ा गया और बराबर ये चल रहा है। तो 26 साल पुराने समझौते को इसके बाद एक नए नियम के अंतर्गत देखा जाएगा। तो इस नए नियम को नाम क्या दिया गया है? नाफ्टा 2.0। ठीक है, इसके अलावा हमारी अगली न्यूज़ है एक्सीलरेट विज्ञान योजना। एक्सीलरेट विज्ञान योजना, जरा इसको देखते हैं क्या न्यूज़ है हमारी। एक्सीलरेट विज्ञान योजना, एक्सीलरेट विज्ञान योजना, इसमें अगर हम देखें साइंस रिसर्च डिपार्टमेंट, यानी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस रिसर्च, विज्ञान, ऐसे समझो SERB, यानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग जो है उसने, यानी DST ने विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान, यानी साइंस इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड ने एक स्कीम लॉन्च की है, एक योजना लॉन्च की, एक वेब पोर्टल लॉन्च किया। उस वेब पोर्टल का नाम क्या रखा गया है? एक्सीलरेट, यानी एक्सीलरेट विज्ञान बनाया गया है। किसने? विज्ञान प्रौद्योगिकी अनुसंधान बोर्ड, विज्ञान प्रौद्योगिकी अनुसंधान बोर्ड द्वारा। ठीक है, और ये किसकी सब संस्था, अगर हम इसकी बात करें तो ये है आपकी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस। किसकी संस्था है? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, DST की। ठीक है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की। तो इसमें क्या किया गया है? इसमें देश में उच्च वैज्ञानिक शोध को बढ़ावा देने के लिए और इसके अलावा
अनुसंधान विद्वानों और छात्रों के लिए इंटर्नशिप क्षमता का निर्माण करने के लिए एक वेब पोर्टल बनाया गया है। इस वेब पोर्टल का नाम क्या कहा गया है? www.accelerateviggyan.gov। एक वेब पोर्टल बनाया है जिसका नाम www.accelerateviggyan.gov.in। एक वेब पोर्टल बनाया गया है accelerateviggyan.gov.in। अगर हम इसकी मैं बात करें कि इसमें क्या किया गया है, इसमें दो तरह के काम किए जाएंगे। एक तो संगोष्ठियां आयोजित की जाएंगी और दूसरा इनका समायोजन किया जाएगा, इनका संयोजन किया जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें इसके अलावा कि इसमें कैसे कैसे काम करेंगे, तो इसमें दो घटक होंगे, इसके दो पार्ट होंगे। एक तो आपका इंटर्नशिप प्रोग्राम चलेगा और एक आपका हार्ड एंड वर्कशॉप चलेगा। यानी एक तो आपका वर्कशॉप वाला कार्यक्रम चलेगा, दूसरा आपका इंटर्नशिप प्रोग्राम चलेगा, वर्तिका रिसर्च वाला काम चलेगा। ठीक है, इसके बाद हमारी अगली न्यूज़ है आपकी मध्य प्रदेश राज्य से। मध्य प्रदेश राज्य में 6 जुलाई से एक स्कूली छात्रों के लिए एक अभियान शुरू किया गया है और इस अभियान को नाम दिया गया है आपका हमारा घर हमारा विद्यालय। हमारा घर हमारा विद्यालय। इसमें जरा देखते हैं क्या कहा गया है, कहाँ पर। हमारे वही को 3 क्वेश्चन। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसके लिए? क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक, क्लास 1 से क्लास 8 तक के छात्रों के लिए क्या किया गया है। जैसे आप लोग जानते हैं कोविड-19 के कारण सबसे ज़्यादा यदि कोई प्रभावित हुआ है तो स्कूली बच्चों की एक हमारी एजुकेशन सेक्टर को प्रभावित हुआ है। तो उन्हीं एजुकेशन सेक्टर के कारण स्कूली बच्चों को एजुकेशन प्रभावित हुए बिना या फिर कम से कम कोविड-19 का इफ़ेक्ट पड़े, उनकी क्लास चलती रहे, तो इसी के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हमारा घर हमारा स्कूल अभियान शुरू किया है और इसके लिए क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक के लिए 6 जुलाई 2020 से एक कार्यक्रम लॉन्च किया गया है, जिसमें छात्रों से, उनके अभिभावकों से ये अपील की गई है कि वो घर में ही किसी जगह बच्चों के लिए एक डिजिटली शिक्षा के लिए एक स्थान बनाएं। जैसे आप ये समझते हैं कि डिजिटली एजुकेशन की बात की जा रही है, डिजिटली शिक्षा की बात की जा रही है, इसी के अंतर्गत छात्रों को एक जगह एक अपील की गई है पेरेंट्सों से कि वो उनके लिए एक घर में ही स्थान बनाएं, जिससे उनके लिए क्लास को कक्षाओं को शुरू किया जा सके। इसमें एक कार्यक्रम पूरा शेड्यूल बनाया गया है। सुबह 8 बजे से 1 बजे तक का, सोमवार से शुक्रवार तक स्कूल चलेगा, तो उसमें सुबह 8 बजे से 1 बजे तक की क्लास चलेगी और उसकी टाइमिंग इसमें ये कहा गया है जो आपकी सुबह 10 बजे से 1 बजे तक, 8 बजे से नहीं 10 बजे से 1। अगर हम देखें टाइमिंग क्या रहेगी स्कूल की, टाइमिंग की अगर हम बात करें तो सुबह 10 से दोपहर 1 PM तक क्लास चलेगी। ठीक है, और इसमें ये बताया गया है कि प्रत्येक क्लास 1 घंटे की होगी और इस पीरियड में 4 क्लासें चलेंगी और इसके अलावा ये जो क्लास होगी वो मंडे टू फ्राइडे होगी, मंडे टू फ्राइडे होगी और सैटरडे को आपकी एक्स्ट्रा करिकुलम होगा, जिसके अंतर्गत बच्चों को कहानियाँ सुनाई जाएंगी, उनको योग कराया जाएगा और इसके अलावा उनको अन्य एक्टिविटीज़ कराई जाएंगी। ठीक है, तो ये आपका क्या है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया हमारा घर हमारा विद्यालय प्रोजेक्ट। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो उसके बाद हमारी अगली न्यूज़ आती है नागालैंड से। तो नागालैंड में एफ्सपा को बढ़ा दिया गया है अगले 6 महीने के लिए। ठीक है, एफ्सपा क्या होता है अगर हम उसकी बात करें, AFSPA ये होता है सशस्त्र सेना बल, यानी AFSPA
क्या होता है? सशस्त्र बल अधिनियम, सशस्त्र बल अधिनियम 1958। तो इसमें क्या किया गया है सशस्त्र बल अधिनियम में? अगर इसको समझें तो इसमें जो हमारे स्टेटों में लगाया गया है विशेष कानूनी अधिकार हमारे केंद्रीय सुरक्षा बलों और पुलिस बलों के द्वारा, कि जब क्षेत्र में, कि राज्य के किसी क्षेत्र में, किसी ज़िले में या कुछ क्षेत्र में अशांति रहती है तो सरकार एक कानून लगाती है और एप्सपा लगाती है, जिसमें पुलिसों के अधिकार, राज्य पुलिस के और आपके केंद्रीय पुलिस बल के अधिकार बढ़ जाते हैं और उनको ऐसा अधिकार मिल जाता है कि जहां पर देश विरोधी एक्टिविटीज़ हो रही हैं जिन क्षेत्रों में, जिन जगहों पर, तो वहां को उन्हें नष्ट करने का अधिकार दिया जाता है। और इसके दौरान ही मानवीय एक्टिविस्ट, यानी अब ये समझे मानवाधिकार वाले उन पर किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई न कर सकें, तो एक्स्ट्रा पावर दी जाती है। तो इसी एक्स्ट्रा पावर को नागालैंड में लागू की गई है। तो इस नागालैंड में इसे बढ़ा दिया गया है 6 माह के लिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एप्सपा जब लगता है तो एप्सपा अगले 3 माह के लिए लगता है। एक बार में 3 माह के लिए लगाया जाता है और इसके बाद 3 माह से कम नहीं हो सकता है, तो उसे सीधा 6 माह के लिए बढ़ा दिया गया है, क्योंकि ये हालिया में समाप्त हो रहा था। तो अब ये दिसंबर 2020 तक चलेगा। अगर हम बात करें भारत के किन किन राज्यों में एप्सपा लगा हुआ है, तो आपके असम में, आपके नागालैंड के में, आपके अरुणाचल प्रदेश के 2 जिलों तिरप और चांगलांग में, आपके तिरप, चांगलांग और लांगदिंग ज़िले में, असम के 20 किलोमीटर के क्षेत्र में, इम्फाल के, मेघालय का जो क्षेत्र है मणिपुर का, तो इम्फाल को छोड़कर बाकी सारे पूरे मणिपुर में, और मेघालय में उस क्षेत्र को जो 20 किलोमीटर की सीमा से जुड़ा हुआ है असम में। ठीक है। इसके अलावा पूरे जम्मू कश्मीर में एप्सपा लगा हुआ है। ठीक है। एप्सपा में बस आप मोटे तौर पर इतना समझिए कि पुलिस की पावर बढ़ जाती है, चाहे वो केंद्रीय पुलिस बल हो या राज्य पुलिस बल हो। ठीक है। इसके अलावा हमारी अगली न्यूज़ है हमारी, जैसा आप लोग जानते हैं कि भारत सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य 2 वर्षों के लिए नियुक्त किया गया है। तो भारत में इसी समय सुरक्षा परिषद में भारत के स्थायी प्रतिनिधि की नियुक्ति हुई है। तो इंद्रमणि पांडे भारतीय सुरक्षा परिषद के स्थायी प्रतिनिधि, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किए गए हैं, जो 1990 के IRS बैच के IRS हैं। ठीक है। इसके अलावा हमारी आज की न्यूज़ एक एनवायरनमेंट से है, जहां पर 2 तितलियों को खोजा गया है। उसको ज़रा देख लेते हैं। ये 2 तितलियां जो खोजी गई हैं वो आपकी, एक है स्ट्रिप्ड हेयर स्ट्रिक और दूसरी है आपकी इलूसिव प्रिंस। ये 2 तितलियां खोजी गई हैं। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर खोजी गई हैं? अरुणाचल प्रदेश में। ये आपकी जो तितलियां हैं, ये एक तितलियों की प्रजाति है। अगर हम इसका साइंटिफिक नाम पर जाएं तो इसका साइंटिफिक नाम है यामामोटो जेफायरस कांटूजेनेसिस। क्या है इसका? अगर हम साइंटिफिक नाम पे जाएं तो यामोटो जेफायरस कांटोजेनिस। ठीक है। और ये कहाँ खोजी गई हैं? ये दोनों की दोनों कहाँ हैं? अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई हैं। और अगर हम इसके साइंटिफिक नाम पर जाएं, इलूसिव प्रिंस के, तो इसका नाम है रोहाना टोकोनियाना। क्या नाम है? रोहाना टोकोनियाना।
ये इसका साइंटिफिक नाम है। और अगर हम बात करें कि इस समय भारत में कुल कितनी, इनके खोजने के बाद भारत में तितलियों की कितनी प्रजाति हो जाती है, तो अब तक इन दोनों को जोड़कर भारत में 1327 तितलियों की प्रजाति हो गई है। ठीक है, तो ये आज का आपका करंट अफेयर रहा। इसका आपको PDF लेने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा। और इसके अलावा आप लोग हमारे जो आज करंट अफेयर की सीरीज़ की जून की सेकेंड ऑफ हाफ ऑफ जून का करंट अफेयर हम लोगों ने आज अपनी यूट्यूब चैनल पर डाला हुआ है, आप उसको वहां जाकर देख सकते हैं और उसका PDF आप हमारे लिंक में जाकर प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।